नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम रीट के हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, बातें करेंगे उसके बारे में विशेष, और साथ ही उसको पढ़ने का तरीका देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसे पढ़ करके लंबे समय तक अपनी मेमोरी में स्थायी जगह दे सकते हैं। देखिए, अपने जो हिंदी का बिंदु है वो है वाक्य विचार। सभी ध्यान देंगे, वाक्य हम पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य, अब इस वाक्य से एक प्रश्न का आना निश्चित है किसी भी एग्जाम में। यदि सिलेबस में वाक्य दे रखा है तो एक प्रश्न आएगा ही। अब वाक्य को किस प्रकार से पढ़े, पहले यही देखना है इसके बारे में कौन कौन सी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को हमें याद करना है और उसी के सहारे धीरे धीरे, जैसे संस्कृत भाषा में हम सूत्रों के द्वारा खोलते जाते हैं, परिभाषाएं आती जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इसे देखेंगे। देखो, ट्रिक देखना है सबसे पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसकी जो ट्रिक है विशेष है पीजी। देखो, पीजी कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वो कहाँ पे है? अलवर, आगरा, अगरतला, कुछ भी अपने जो भी पास में स्थान हो उसके साथ इसे जोड़ देना है कि पीजी कॉलेज अजीतगढ़ है। पर वनस्पति, WNSSPATI, पर वनस्पति SMS में है, ये ध्यान रखनी है। वाक्य के लिए हमें ये एक लाइन विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि पीजी कॉलेज आगरा में है पर वनस्पति SMS में है। इसके आधार पर अब धीरे धीरे हम इसको खोलते चलेंगे वाक्य के लिए। देखो, एक से दो बार इसको देखोगे, वनस्पति में मीनिंग आपको यूं की यूं करनी है, SMS यूं ही करना है। अब इसका जो सबसे पहला है पी, तो पी से हमें सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा लेनी है कि वाक्य कहते किसे हैं। तो परिभाषा में देखेंगे हम, वाक्य की परिभाषा है कि वर्ण प्लस वर्ण बराबर शब्द, अर्थात दो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। अर्थात वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, पहली परिभाषा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है, वो बनता है अपना शब्द प्लस शब्द बराबर वाक्य। अर्थात शब्दों का सार्थक समूह है, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। अर्थात यूं कह सकते हैं कि भाषा की यदि सबसे बड़ी इकाई माने हम, तो वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य के द्वारा ही मानव अपने विचार दूसरे मनुष्य तक आदान प्रदान करता है। वाक्य जो बात निकल करके आई वो भाषा की
सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई कौन है? वाक्य है। तो परिभाषा में हम इतनी बातें जानेंगे कि जिस प्रकार वर्णों का, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और वर्णों का सार्थक समूह है शब्द कहलाता है, और उन्हीं सार्थक शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। सार्थक होना जरूरी है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, जिसके द्वारा हम भाषा का विचार विनिमय करते हैं। तो परिभाषा 1 नंबर पे अपनी परिभाषा क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जी, और G4 होता है अपना घटक। परिभाषा के बाद हम यदि बात करेंगे तो घटक की, वाक्य की परिभाषा होने के बाद जो दूसरा नंबर है वो है अपना G, और G का मतलब होता है घटक। G का मतलब होता है घटक। तो घटक किसे कहेंगे? सबसे पहले तो घटक जानेंगे। तो घटक के लिए यदि कोई भी चीज होती है, जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमारे पास दूध होना चाहिए, चाय पत्ती होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, आग होना चाहिए। यदि ये सब सामान है तो ही हम चाय का निर्माण कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास जो घटक हैं वो क्या क्या होने चाहिए? तो घटक पहले तो 2 प्रकार के हो गए, ध्यान रखना। घटक, वाक्य के घटक हैं वो है 2। एक तो है अनिवार्य घटक जो होना ही चाहिए। चाय से हम समझे तो अपने पास इलायची हो या नहीं हो चलेगा, यदि हो तो डाल दे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन दूध, चाय और चीनी का होना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार तो वाक्य के घटक हो गए। पहला तो अनिवार्य घटक, 2 प्रकार के घटक हो गए, और दूसरा हो गया ऐच्छिक घटक। वाक्य के क्वेश्चन आ सकता है, वाक्य के कितने प्रकार के घटक होते हैं? 2 प्रकार के घटक होते हैं। पहला अनिवार्य घटक और दूसरा है ऐच्छिक घटक, ये ध्यान रखेंगे। अब जो पहला अनिवार्य घटक है उस ये कितने हैं संख्या में? 2। कौन? कर्ता प्लस क्रिया। ये तो होना ही चाहिए, अन्यथा वाक्य का निर्माण नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, वाक्य के अनिवार्य घटक कौन कौन से हैं? कर्ता और क्रिया। अर्थात सबसे छोटा वाक्य यदि हम बनाना चाहें तो कौन सा बन सकता है? तू जा, तू जा। ये वाक्य सबसे छोटा वाक्य जिसमें तू क्या है? कर्ता, और क्रिया क्या है? जा। आदेश दे रहा है इसलिए आज्ञावाचक वाक्य। अब इस तू जा में ऐच्छिक घटक हम जोड़ सकते हैं, जैसे कारक जोड़ दें, कर्म जोड़ दें, आदि, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि जोड़ सकते हैं। जैसे इसी को बढ़ाएं तो तू बस में बैठकर जयपुर जा। तो इसमें ये कर्ता और क्रिया तो सेम है, लेकिन इसमें ऐच्छिक घटक बस में बैठकर जयपुर ये हमने जोड़ दिए, यानी कारक, कर्म, द्विकर्मक क्रिया आदि जो भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण जुड़ेंगे वो सब ऐच्छिक घटकों में आ जाएंगे। इस प्रकार से वाक्य के 2 घटक होते हैं, पहला अनिवार्य घटक और दूसरा ऐच्छिक घटक। इसका ध्यान रखेंगे। अनिवार्य घटक में आपके आ जाते हैं कर्ता और क्रिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट घटक के बाद हम बात करेंगे तो वो है अपना
ए, इस ए से तात्पर्य लगाना है अंग, वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, क्वेश्चन बन गया पहला, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब देखो अंग की परिभाषा की बात कर ले पहले, तो अंग कहते किसे हैं? तो अंग का तात्पर्य है, जैसे शरीर की बात करें तो ये अंग है मेरा। अब इसको हमने ये क्या काम करता है उसके आधार पर है जो इसका नाम दे दिया। ठीक इसी प्रकार से आप एक साथ समझेंगे एक उदाहरण से, जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, ये अपने पास वाक्य है। अब इसी वाक्य के अंतर्गत यदि घटक पूछे तो कर्ता और क्रिया, कर्म, ये वाक्य का कौन सा घटक है? देखिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। इसके आधार पर हम पूछे घटक के आधार पर, तो फुटबॉल कौन सा घटक है, अनिवार्य है या ऐच्छिक? तो अपना उत्तर आ जाएगा ऐच्छिक। ठीक इसी प्रकार से अंग पूछे, तो अब अंगों की हम बात करें तो देखेंगे कि जिसको उद्देश्य बना करके कोई बात कही जाती है वो उस वाक्य का उद्देश्य होता है। जिसको उद्देश्य बना करके बात कही जाए, तो वाक्य में किसको उद्देश्य बना रखा है? मोहन को। इसलिए इस वाक्य का उद्देश्य कौन हो गया? मोहन। और जिसको जो बात कही जाती है, जिसको जो बात कही जाती है वो हो जाता है विधेय। तो फुटबॉल खेलता है वो आपका क्या है? विधेय। उदाहरण हम आगे से आगे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक एक उदाहरण ही मैं आपको बताऊंगा। उसके आधार पर आप काफी उदाहरण, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम तो क्या हो गया? उद्देश्य पुस्तक पढ़ता है, क्या हो गया? विधेय हो गया। और अंग घटक की बात करें तो राम कौन सा घटक हो गया? अनिवार्य घटक हो गया। पढ़ता है कौन सा घटक हो गया? अनिवार्य घटक हो गया। और पुस्तक कौन सा घटक हो गया? ऐच्छिक घटक हो गया। इस प्रकार से वाक्य की परिभाषा, घटक और अंग 3 बिंदु अपने क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 1 से 2 बार हम इनका जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से हमें ये याद होता जाएगा और अपनी जो माला है धीरे 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 अपने सामने आती चली जाएगी। देखो अब इसके बाद अपने पास बात आती है पी। पी का मतलब होता है प्रकार। पी का मतलब है प्रकार। प्रकार किसके? तो वो ही वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 2। ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। वो ए, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने प्रकार कर सकते हैं? 2। अर्थ के आधार पर, और आर, रचना के आधार पर। ये ध्यान देना, प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अब बात आती है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे 2 ही मेन बनते हैं, ध्यान रखना। वैसे क्रिया के आधार पर भी वाक्य के प्रकार होते हैं, काल के आधार पर भी वाक्य के प्रकार होते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे 2 ही प्रकार मुख्य हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो इसको भी याद कैसे रखेंगे? देखो
पहला हो गया आपके पास अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो हम हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे। कौन? ये जो वनस्पति है ये अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है, वनस्पति। और इसमें सिर्फ टी साइलेंट है। इस टी को सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए काम में लिया गया है। शेष जितने भी वर्ण हैं वो सारे अर्थ के आधार पर हैं। तो गिनेंगे हम इनको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए। इसको हम यूं भी याद कर सकते हैं, अर्थ ए के साथ 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? ये तो हुई संख्या की बात। अब कौन कौन से होते हैं? तो हमें अर्थ के आधार पर 8, और यदि रचना की बात करें तो देखो 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, सरल, मिश्रित और संयुक्त, वो तो पहचान गए होंगे। रचना के यू भी याद कर सकते हैं 1 2 और 3। रचना में 3 अक्षर हैं और इसके प्रकार भी 8 ही हैं। अब देखिए, अब हम इसको खोलेंगे कि अर्थ के आधार पर वनस्पति वी फॉर विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर इसको ले रहे हैं हम पहले। दूसरा वी है अपना, वो है विस्मय वाचक। तीसरा है वो है एन निषेधात्मक, निषेधात्मक। चौथा है अपना एस संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। पांचवा है अपना, फिर एस आ रहा है, वही वर्ण लिख रहा हूं, संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। छठवा है अपना ए फॉर आज्ञावाचक वाक्य। सातवां है पी, एस के बाद पी है तो प्रश्नवाचक। और सातवां है ए आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। और आठवां है अपना टी, इसमें साइलेंट है, आई से तात्पर्य है इच्छावाचक। ये 8 अपने अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। इनकी परिभाषा हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें निम्न में से वाक्य का प्रकार है और ऑप्शन में ये ही मिलेंगे 4। हमें 3 को हटाना है और 1 को उत्तर बताना है। तो इनके नाम हमें तैयार होने चाहिए। उसके बाद इनकी परिभाषा देखेंगे कि विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है, विस्मयवाचक वाक्य कौन सा होता है। अब बात करते हैं, यानी अर्थ के आधार पर तो हो गए आपके ये 8।
अब रचना के आधार पर होते हैं 3, तो ये तीनों हैं आपके रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 प्रकार हैं वो मैं इस तरफ लिखता हूं। पहला सरल ओब्लिग साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, पहला रचना के आधार। दूसरा मिश्रित वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से मुख्य रूप से अपने ये अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। इनके नाम और तरीका हमने देखा। अब इन 8 और 3 11 वाक्यों की परिभाषाएं, इतना तैयार होने के बाद इनकी परिभाषाएं और इनके एग्जाम्पल हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार से उस वीडियो में हमारे तैयार हो जाएंगे, 2-2 एग्जाम्पल लेंगे, फिर हमें दोबारा इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। 1 से 2 बार देखेंगे तो आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।